हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनी बॉक्स इंडिया और मैं हूं रोहित मौर्य और मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। और यह है पार्ट 4 बिगिनर्स गाइड का। तो आज की यानी कि बिगिनर्स गाइड की इस चौथी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये टर्म्स सुने तो होंगे, शायद इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ताकि इससे आप और ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में अपने माइंड में क्लियरिटी ला सकें। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब टाइम फ्रेम में क्या है कि अगर 1 घंटे की ये कैंडल बनी है, सपोज ये मेरे सामने जो है वो 1 घंटे की कैंडल है। अब प्राइस जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं आसपास एक कैंडल ऐसी बनी होगी और उसके बाद जो है क्योंकि नीचे विक है तो एक कैंडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो नीचे भी गई होगी और इसके बाद फिर ये कुछ ऐसा। इस तरीके से आपकी 15-15 मिनट की यहाँ पे आपको 4 कैंडल देखने को मिल जाती हैं 1 घंटे। तो जैसे कि मैंने ये फॉर्मेशन बनाई है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही हो। इस 1 घंटे के अंदर कई तरह की कैंडल्स हो सकती हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। चलिए आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक कैंडल आपको देख पा रहे हैं वो एक डे की कैंडल है। अब इसके अंदर कितनी कैंडल्स और होंगी, कितने कितने मिनट की, वो हम देखते हैं चलो। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 1 घंटे की कितनी कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं 1 आवर पे। तो इस तरीके से 1 डे कैंडल में हमारी जो है 1 घंटे के अगर हम देखें तो 7 कैंडल्स निकल के सामने आती हैं। इसी तरीके से टाइम फ्रेम को आप और छोटा कर दोगे तो ये जो कैंडल्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। सपोज करो हम इसको 15 मिनट कर देते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ना जाके हम डायरेक्ट यहीं से 1 और 5 दबाएं और एंटर कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली 15 मिनट हो जाएगा। देखिए कैंडल्स बढ़ गई। अभी टाइम फ्रेम देखना क्यों ज़रूरी है, तो चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ये मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो ये बहुत ही क्लियर सा ड्रॉ होगा। ये एक बहुत बढ़िया सा रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी निकल के आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। लेकिन अगेन वही डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और तब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे वीक का, तो हो सकता है कि ये आपके काम ना आए। सपोज मार्केट अभी तो यहाँ पे है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर चला गया तो समझ में आता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं होती बीच में, तो क्या फिर आपका ये प्राइस यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे, तो क्या फिर आपका ये और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आ रहा है, स्कैल्पिंग नहीं काम आएगा। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइम फ्रेम पे क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर तो आपको उसमें फंडामेंटल्स ही देखना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप मंथली चार्ट देख सकते हैं, उसके अलावा वीकली चार्ट देख सकते हैं। और मैं बात करूं स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग में जो है हम सबसे छोटा टाइम फ्रेम ले सकते हैं 4 आवर का। उसके अलावा हम देखेंगे 1 डे का चार्ट, उसके अलावा जो है हम देख सकते हैं 1 वीक का चार्ट। इसी तरीके से हम इंट्रा डे पर आ जाएं तो इंट्रा डे में हम 1 डे का चार्ट देख सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट देख सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। और उससे छोटे टाइम फ्रेम की बात करें यानी कि स्कैल्पिंग की, तो उसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। आप भले इनमें से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी और आप अच्छे से अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, अच्छी ट्रेंड लाइन निकाल पाएंगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेलिंग का। जी हाँ, अगर आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी है तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। इसमें दरअसल होता यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ABC स्टॉक है और ये जो स्टॉक है ये फिलहाल अभी 100 रुपये का चल रहा है। अब होगा क्या कि हम इसको 100 रुपये पर बेच देंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू घटकर 90 रुपये रह जाती है, तो हम इसको कर लेंगे बाय। अब आप कहेंगे हमारे पास तो स्टॉक्स है ही नहीं, हम बाय कैसे कर सकते हैं। बट प्रोसेस यही है, ऐसा होता है, हो सकता है, आप एक बार करके देखिएगा। बस इसकी कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, तो सबसे पहली कंडीशंस तो यही है, अगर आप सोचते हैं कि हम स्टॉक्स लेके रख लें यानी कि उसको शॉर्ट करके रख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं हम कि इंट्राडे में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्टॉक है और यहाँ कहीं पे आप इसको देखेंगे तो
550 के आसपास जो है हम इसको बेच देंगे और इसका हम वेट करेंगे कि ये और नीचे आ जाए और हमारे पास ये आ जाए तकरीबन 540 की रेंज में, यानी कि यहाँ कहीं के आसपास आ जाए। तो इस तरीके से जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं, नीचे आते 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 कुछ यहाँ तक ये कैंडल्स आ जाएंगी। मान लीजिए हमारी ये कैंडल यहाँ तक आ गई, 540 का हमारा हो जाता है। तो हमारे पास हमने कितने में बेचा इसको, हमने इसको बेचा 550 में, और इसके बाद इसको हमने ख़रीद किस में लिया, इतने लिया इसको 540 में इसको ख़रीद लिया। अब क्या होता है कि हमारे पास 10 का डिफरेंस आ जाता है। सपोज करते हैं कि हम ख़रीद लेते हैं इसकी 50 क्वांटिटी, इनटू करेंगे हम इसको 50 से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10 × 50 500। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें ब्रोकरेज भी कटेगी। तो ये था हमारा शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है वॉल्यूम। तो आप जैसे कि इस चार्ट पे ये नीचे की तरफ जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा वॉल्यूम है। ये चीज़ शो करता है कि उस दिन पर्टिकुलर डे पर या फिर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर कितनी ख़रीदारी या बिक्री हो रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लेवल पे इसमें वॉल्यूम कम था, यहाँ पे लोग ख़रीदना और बेचना कम पसंद कर रहे थे, लेकिन अब उसके बाद यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम बढ़ा है और इसके बाद यहाँ पे एकदम से उछाल भी आया है। तो वॉल्यूम को हम क्यों देखते हैं? वॉल्यूम को हम बेसिकली इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि जो प्राइस अगर ऊपर बढ़ रहा है, अगर वो वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ रहा है, तो आपका फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि आप उस शेयर में बने रहेंगे। उससे होगा ये कि आपको ये अंदाज़ा लगता रहेगा कि हाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि लोग इसमें आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा होल्ड करने में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि अब उसमें जो है या तो वो साइडवेज हो जाएगा या फिर वो प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। तो इसलिए आपको उसमें एग्जिट करने का वक्त आ गया। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि प्राइस में क्या एक्शन होने वाला है, प्राइस एक्शन क्या बन सकता है उसका। हालांकि इनमें से जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ज़्यादातर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में आप भरोसा नहीं कर सकते कि ऑन द स्पॉट वो सेम सही डेटा आ रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों के आपके बारे में पता लग जाता है। तो मैं दो के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे तो मैंने जो यहाँ पे ये जो एफएक्स जैसा कुछ साइन दिख रहा है कि यहाँ पे आप जाके इंडिकेटर्स लगा सकते हैं और ये सारे के सारे आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो इंडिकेटर्स वो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ EMA। तो मैं दो तरह के EMA लगाता हूँ, एक 9 और 20 का। अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना होता है, अगर मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना होता है, तो मैं 50 और 100 का EMA लगाता हूँ। तो इसमें क्रॉसओवर होने के बाद जो है वो छोटा EMA ऊपर है, बड़ा EMA नीचे है, तो और इसके ऊपर प्राइस चल रहा है, तो ये मान के चला जाता है कि हाँ प्राइस जो है वो फिलहाल ऊपर रहने वाला है, इसमें तेजी होने वाली है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि इंडिकेटर्स को सिर्फ हमें एक छोटे से सहारे के रूप में लेना चाहिए, हमें प्रॉपर उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। और दूसरा इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है RSI का। ये कुछ ऐसा दिखता है। RSI के बारे में कहा जाता है कि ये ओवरबोट जोन में चला गया। अगर ये 70 से ऊपर चला गया और इधर ये क्या बोलते हैं, अगर ये 30 से नीचे आ गया तो ये कहा जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, तो इस यहाँ से प्राइस जो है वो पलट सकता है। लेकिन मैं पर्सनली RSI किस लिए यूज़ करता हूँ वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा। जब इंडिकेटर्स को लेकर मैं एक प्रॉपर बड़ी वीडियो बनाऊँगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब आप जब स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ कन्फ्यूजन्स देखने को मिल सकती है। बहुत छोटी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं दूर कर देता हूँ। सपोज करो कि मैं कोई शेयर सर्च मारता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम सर्च सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए, एक यहाँ पे NSE लिखा हुआ आ रहा है, एक BSE लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए NSE लिखा हुआ आ रहा है, BSE लिखा हुआ आ रहा है। तो ये NSE और BSE है क्या? तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे जितने भी स्टॉक्स जो हैं, जितनी भी कंपनीज के जो शेयर्स हैं, वो इन्हीं दोनों जो है NSE और BSE में स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं। इनका मतलब यह है, एकदम आम भाषा में मैं आपको अगर कहूँ तो ये दोनों जो है ना एक मंडियाँ हैं, दोनों की दोनों आपस में मंडियाँ हैं, ठीक है। आप इस मंडी से भी आप ये शेयर खरीद सकते हैं, आप उस मंडी से भी शेयर खरीद सकते हैं। सपोज आपके इलाके में दो जगह मंडी लगती है, वहाँ पे भी आलू प्याज मिलते हैं, यहाँ पे भी आलू प्याज गोभी मिलती है, तो आप दोनों जगह में से कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शायद इधर ना एक मंडी में ना मिले, वो दूसरी मंडी में मिल जाए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप कीवी लेना चाहते हैं, वो आपको एक मंडी में मिल सकती है, दूसरी मंडी में शायद ना मिले। तो कुछ इसी तरीके से स्टॉक्स भी होते हैं, वो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ एक ही एक्सचेंज में जो है सिलेक्टेड होते हैं, दो दूसरे में आपको नहीं मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो आपको दोनों ही NSE और BSE में आपको मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये थे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स जो मैंने बिगिनर्स गाइड में कवर किए हैं। 4 वीडियोस अब तक बन चुकी हैं इस वीडियो को मिला के। इनमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे उस वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है। इसके अलावा आप जो 5वीं वीडियो आएगी, जो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं एक Q&A सेशन लूंगा, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और उसमें मैं आपके कुछ कॉमन सवालों के जवाब दूंगा और उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपने मुझसे कमेंट में पूछे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।